बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विकेरियस लायबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉर्क। अगर मैं विकेरियस लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैं ये देखती हूं कि जो लॉ ऑफ टॉर्क ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया और वो ये दिया कि जो भी शख्स कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है वो अपने रॉन्गफुल एक्ट का खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी एक शख्स है, उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, उसने ट्रेसपासिंग की है, अब वो अपने इस रॉन्गफुल एक्ट का खुद रिस्पॉन्सिबल है। अब एक शख्स है जिसने किसी को डिफेम किया, अब वो अपनी जो है वो इस रॉन्गफुल एक्ट का खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्क हमें एक और कॉन्सेप्ट भी देता है। वो ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी शख्स अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसकी लाइबिलिटी किसी तीसरे पर्सन पे यानी थर्ड पर्सन पे भी आती है, और वो जो लाइबिलिटी होती है वो विकेरियस लाइबिलिटी कहलाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि विकेरियस लाइबिलिटी इज दैट काइंड ऑफ लाइबिलिटी विच मे बी इम्पोज नॉट ओनली द पर्सन हु कमिटेड द रॉन्गफुल एक्ट। विकेरियस लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो उस पर्सन पे इम्पोज नहीं होती जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, बल्कि बट ऑन सम अदर पर्सन हु हैज़ एक्सप्रेस अथॉरिटी ओवर द पर्सन हु कमिटेड द रॉन्गफुल एक्ट। यानी विकेरियस लाइबिलिटी उस शख्स पे तो आयद नहीं होती जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, बल्कि उस शख्स पे आयद होती है जिसके अंडर में रॉन्ग डूअर काम करता है। ठीक है, बेसिकली विकेरियस लाइबिलिटी हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ लाइबिलिटी कहलाती है। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि विकेरियस लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जिसमें रॉन्ग डूअर पे तो लाइबिलिटी आती है, लेकिन इसके साथ साथ थर्ड पर्सन पे भी लाइबिलिटी आती है जिसकी अथॉरिटी में रॉन्ग डूअर काम कर रहा है। अब थर्ड पर्सन जिसके अंडर में रॉन्ग डूअर काम कर रहा है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पूरी लाइबिलिटी उसी के ऊपर आएगी, नहीं, लाइबिलिटी रॉन्ग डूअर पे भी आती है, लेकिन इसके साथ साथ उसके जो मास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है या उसका पार्टनर, उसके ऊपर भी लाइबिलिटी आती है। इस कंडीशन में जो प्लेंटिव होता है उसके पास ये राइट है कि वो या तो दोनों को सू करे, यानी मास्टर और एजेंट दोनों को सू करे, मास्टर या सर्वेंट दोनों को सू करे, या तमाम पार्टनर्स को सू करे, या उनमें से किसी एक के ऊपर जो है वो केस फाइल करे। ठीक है, तो अब इस पूरी डिस्कशन से हम ये देखते हैं कि विकेरियस लाइबिलिटी ने हमें एक एक्सेप्शन दी है। वो ये कि पहले हम ये कहते थे कि जो रॉन्ग डूअर है सिर्फ वही अपने एक्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन विकेरियस लाइबिलिटी ये कहती है कि ज़रूरी नहीं रॉन्ग डूअर ही अपने एक्ट का रिस्पॉन्सिबल हो, बल्कि उसके साथ साथ कोई दूसरा पर्सन भी उसके एक्ट रॉन्गफुल एक्ट का जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर कोई शख्स किसी भी दूसरे शख्स के किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के रॉन्ग डूअर के एक्ट का रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए उस रॉन्ग डूअर और वो शख्स जो कि उसके एक्ट का रिस्पॉन्सिबल है, उनके दरमियान रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। ये रिलेशनशिप हमारे पास 4 टाइप्स की हो सकती है। नंबर 1, मास्टर एंड सर्वेंट, या तो रॉन्ग डूअर और थर्ड पर्सन के दरमियान मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन हो, या फिर उनके दरमियान प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन हो, या फिर उनके दरमियान पार्टनर्स का रिलेशन हो, या लास्ट वन उनके दरमियान पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का रिलेशन हो। अगर ये चारों रिलेशन में से कोई एक भी रिलेशन मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो रॉन्ग डूअर के एक्ट का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जैसे कि मास्टर हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट, मास्टर जो है वो अपने सर्वेंट के एक्ट का रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है प्रिंसिपल हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट, प्रिंसिपल जो है वो अपने एजेंट के एक्ट का रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह पार्टनर्स हेल्ड लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय सम अदर पार्टनर्स, पार्टनर्स जो है वो आपस में एक दूसरे के जो भी रॉन्गफुल हैं, जो भी टॉर्ट कमिटेड हैं, उसके लाइबल। ठीक है, अब हम आते हैं ये जो हमारे पास विकेरियस लाइबिलिटी है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। विकेरियस लाइबिलिटी की अगर मैं जस्टिफिकेशन की बात करूं तो विकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया है कि एक मास्टर जो है वो बेटर कंडीशन में होता है, यानी बेटर फाइनेंशियल कंडीशन में होता है कि वो किसी भी जो
लॉस है जो भी उसके सर्वेंट से हुआ है उसे कंपनसेट करे एज कंपेयर टू दी सर्वेंट। तो इस वजह से भी, और दूसरा ये है कि जो रॉन्ग डूअर होता है, जो सर्वेंट है या जो एजेंट है, वो क्योंकि मास्टर की डायरेक्शन पे जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, अब उस एक्ट से अगर किसी दूसरे का नुकसान हो जाता है तो ऑब्वियसली वो लाइबिलिटी मास्टर या प्रिंसिपल या पार्टनर्स पे भी आती है। ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में हमारे पास लॉ ने हमें दो जो है वो मैक्सियम दी हैं। नंबर वन है हमारे पास, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। नंबर वन क्या है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर मीन लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, कि जो भी एक्ट है, जो भी एक्ट किसी भी एजेंट से होता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, तो इसकी लाइबिलिटी जो है वो किस पे आएगी, प्रिंसिपल पे भी आएगी। सेकेंडली, he who does an act through another is deemed in law to do it himself। अगर कोई किसी भी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को जो है वो ऑर्डर दिया कि तुम ये काम कर दो, फॉर एग्जांपल मैं अपने सर्वेंट से कहूँ कि जो बाहर इलेक्ट्रिक का जो मेरा मेन स्विच है, उस मेन स्विच में जो है उसे आप ऑफ करके आ जाए। अब वो जाता है मेन स्विच ऑफ करने जाता है, अचानक से उसको जो है वो मतलब उससे कुछ मिस्टेक हो जाती है और अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है, और उस लाइट जाने के नतीजे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, और उस जो है डार्कनेस की वजह से मेरी जो दूसरे मुलाजिम हैं उन्हें जो है वो आपस उनकी उनसे मतलब उन्हें कोई इंजरी हो जाती है, टक्कर हो जाती है, इंजरी हो जाती है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब मैं उससे अपने सर्वेंट से कहूँगी भाई मैंने आपसे कहा था कि आपने जो है वो मेन स्विच बंद किया जिसकी वजह से हो गया, तो वो ये कहेगा नो मैम मैंने आपकी डायरेक्शन पे काम किया। तो लॉ ये कहता है कि अगर किसी शख्स को हम कोई डायरेक्शन दें कि आप ये काम करें, और अगर वो ये काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे भी आती है, वो ऐसा तस्वर किया जाएगा कि जैसे ये काम हमने खुद किया है। ठीक है। तो ये हमारे पास जस्टिफिकेशन ऑफ एरियस लाइबिलिटी। अच्छा, विकेरियस लाइबिलिटी के लिए जब भी हम बात करते हैं कि विकेरियस लाइबिलिटी जो है वो इम्पोज होती है मास्टर पे, प्रिंसिपल पे, पार्टनर्स पे, तो ये विकेरियस लाइबिलिटी कब इम्पोज होती है, यानी क्या कोई भी ऐसा सर्वेंट जिसने जो है वो कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, पूरे दिन में कभी भी कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल पे, एजेंट पे, प्रिंसिपल पे या मास्टर पे आएगी? नो, उसकी लायबिलिटी उस वक्त आएगी जब उसने जो रॉन्गफुल एक्ट किया है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया हो। अब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नंबर वन इसको समझिए। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी वो टाइम जिस टाइम के लिए सर्वेंट ने मुझे सॉरी मास्टर्स ने जो है मुझे हायर किया है। कैसे, ये कि जैसे मेरा ड्यूटी आ रहे 9 to 5, दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंडली, कि अगर मैं इस 9 to 5 के पीरियड में कोई रॉन्गफुल एक्ट करती हूँ तो उसकी जिम्मेदारी जो है मेरे एम्प्लॉयर पे भी आएगी। सेकेंडली, जो भी मैंने रॉन्गफुल एक्ट किया है वो यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में किया है, जहाँ पे मेरी ड्यूटी है ना, मैंने अगर वहाँ पे कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है तो और ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट पीरियड किया है, तो उसकी ड्यूटी मेरे, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे एम्प्लॉयर पे आएगी। इसके बाद एम्प्लॉयर्स जो मेरा जो मेरी ड्यूटी है, फॉर एग्जांपल मेरा काम है कि मैं इस टीचिंग करूं, अब मैं स्टूडेंट को जो है वो टीचिंग कर रही हूँ, इस दौरान मैं स्टूडेंट को हिरास करती हूँ, ठीक है, तो और इससे जो है वो स्टूडेंट का लॉस होता है, वो मेरी कंप्लेन करते हैं, तो इसकी जो लाइबिलिटी है मेरे साथ साथ मेरे एम्प्लॉयर पे भी आएगी। लेकिन अगर मैं ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कार लेके निकलती हूँ और उसमें 2-4 स्टूडेंट भी बिठा लेती हूँ और मैं कहती हूँ भाई मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए, उस रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे जो स्टूडेंट हैं उनको इंजरी हो जाती है और मुझे भी हो जाती है। अब मेरे इस रॉन्गफुल एक्ट की रिस्पॉन्सिबल मैं अकेली हूँ, मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं, एम्प्लॉयर ने मुझे कार ड्राइविंग के लिए नहीं रखा था, उन्होंने मुझे टीचिंग के लिए रखा था। मीन कि जो ड्यूटी मुझे दी गई है, अगर उस ड्यूटी को फुलफिल करते हुए मैं कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देती हूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो उससे जो है वो विकेरियस लाइबिलिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं।
अब हम विकेरियस लाइबिलिटी की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि एक एन एम्प्लॉयर कैन बी held liable for the unlawful action of an employee such as harassment or discrimination in the workplace। अगर कोई भी शख्स, कोई भी एम्प्लॉय जो है वो हिरासमेंट का शिकार हो रहा है या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन दी वर्क प्लेस, और दूसरे एम्प्लॉयज़ उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर भी लाइबल होगा अपने एम्प्लॉय के अनलॉफुल एक्ट का। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी का केस है, जिसमें जो है वो प्लेंटिफ ने अपने जो उसका जो फ्रेंड है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था और एज अ कैशियर जो है वो वर्क करता था, उसे जो है वो एक चेक दिया शाम के टाइम उसके घर पे जाके, और उसे ये कहा कि ये कल आप इसको कैश करवा के ले आना। अब क्या हुआ, उनके फ्रेंड जो है वो दूसरे दिन बैंक जाते हैं और चेक जो है वो कैश करवाते हैं, लेकिन वो चेक जो है वो उसे कैश करवा के अमाउंट जो है वो उस शख्स को नहीं देते, प्लेंटिफ को नहीं देते। अब प्लेंटिफ जो है वो केस फाइल करता है अगेंस्ट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि इनके जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लाइबिलिटी बैंक पे भी आती है। तो इस कंडीशन में बैंक की तरफ ने जो प्ली ली थी वो विकेरियस लाइबिलिटी, उसने ये कहा कि मेरे ऊपर विकेरियस लाइबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि जो भी ये चेक का लेन देन हुआ है ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता, यानी उस जो शख्स है वो बैंक में जाके एज अ कैशियर जो है वो अगर अपना चेक दे कैश करवाने जाता और एज अ कैशियर उसके साथ उसका फ्रेंड मतलब कोई फ्रॉड करता, तब तो बैंक पे एम्प्लॉय जो है लाइबिलिटी आती। लेकिन क्योंकि उसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी शाम के टाइम जाके चेक दिया, तो इसकी लाइबिलिटी फिर नहीं आती। इसके बाद हमारे पास एक और केस है, इसमें यह है कि एक शख्स है, उनकी जो है वो एब्डोमिनल सर्जरी होती है, और कुछ अर्से बाद उन्हें दोबारा से जो है वो एक पेन फील होता है, और वो डॉक्टर एब्डोमिनल में पेन फील होता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई आपके ड्यूरिंग दी ऑपरेशन एक सर्जिकल जो है इंस्ट्रूमेंट आपके पेट के अंदर रह गया था, जिसकी वजह से आपको एब्डोमिनल कैविटी हो गई है, और इसका फौरी तौर पे जो है वो रिमूव करना ज़रूरी है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसके पास ये राइट है कि वो फिजिशियन के साथ साथ हॉस्पिटल पे भी सू कर सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल पे भी विकेरियस लाइबिलिटी है। इसके बाद हमारे पास एक और केस है, वो है रॉबर्ट, जो कि रॉबर्ट हु रिसेंटली हैड सर्जरी टू रिपेयर अ ब्रोकन लेग। क्या हुआ कि एक शख्स है रॉबर्ट, उन्होंने जो है वो अभी अभी उनकी जो है वो लेग की सर्जरी हुई है। अब वो अपनी कार जो है वो जैन को देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप जाके मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें जो है वो ख़रीद के ले आएँ। अब ब्रैन क्या करती हैं, सॉरी जैन क्या करती हैं, वो कार लेके जाती हैं और इस दौरान वो कार को जो है वो हिट कर देती हैं। तो इस कंडीशन में जो रॉबर्ट हैं उन पे भी विकेरियस लाइबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि जो जैन है उन वो किसकी डायरेक्शन पे काम कर रही थी? रॉबर्ट की डायरेक्शन पे। अब हमारे पास एक और लास्ट केस है विकेरियस लाइबिलिटी का, वह है हमारे पास कि नैन्सी वर्क्स 8 आवर्स अ डे। नैन्सी जो है वो क्या करती हैं, वो एक मदर हैं जो कि दिन के 8 घंटे जो है वो जॉब करती हैं, और उनके दो जो है वो बेटे हैं, एक 12 साल का है और एक 10 साल का है, और नैन्सी जो है वो बिल्कुल भी बेबी सिटर अफोर्ड नहीं कर सकती। अब उनके बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो वो ये नैन्सी ये फील करती हैं कि अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, इसीलिए वो उनको बगैर किसी बेबी सिटर के छोड़ के अपनी जॉब पे चली जाती हैं। इसी तरह एक दिन नैन्सी जो है वो अपनी जॉब पे गई हुई थी, तो उस दौरान उनके बच्चों ने जो नेबर के बच्चों के साथ मिलके और नेबर्स की जो है वो ब्लैक यार्ड में जो वर्कशॉप थी वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ की और उनकी 3 विंडोज़ जो हैं उन्हें तोड़ दिया। इस कंडीशन में नैन्सी के ऊपर विकेरियस लाइबिलिटी आती है कि वो अपने बच्चों के जो डिस्ट्रक्टिव एक्ट था उसकी भी रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है। तो ये था हमारे पास विकेरियस लाइबिलिटी का एक कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि आज आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।